नमस्कार दोस्तों, चैनल रचना संसार में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अपनी लिखी कहानी अंत एक प्रतीक्षा का। हेलो रजत। नहीं, रजत नहीं, मैं सुमन। फोन पर दूसरी ओर निशा की भाभी थी। प्लीज़ भाभी, फ़ोन रख दीजिए, रजत का फ़ोन आ रहा होगा, व्यग्र आवाज़ में निशा बोली। कल शाम जब से बेटे रजत के इंस्टीट्यूट से उसके वहाँ ना होने की सूचना आई थी, तब से ही निशा अपना मोबाइल फ़ोन लिए बैठी थी। हर पल उसे इंतज़ार था बेटे रजत के फ़ोन का। आखिर कहाँ चला गया रजत अपने कॉलेज से, जहाँ वह इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर का छात्र था। अभी कुछ रोज़ पहले ही तो उसे कैंपस प्लेसमेंट से एक बहुत ही अच्छा जॉब मिला था। कितने खुश थे निशा और सुमित, एक बेटा और एक बेटी, दोनों होनहार, पढ़ाई में अव्वल, कोई गलत आदतें नहीं, सौम्य सुसंस्कृत। लोग ईर्ष्या करते थे निशा और सुमित की किस्मत से। लोग बच्चों के ना पढ़ने का रोना रोते थे, उनकी अनुशासनहीनता और उनकी मांगों को लेकर परेशान रहते थे। किंतु निशा और सुमित को तो कभी यह सब सोचना ही नहीं पड़ा। बेटा रजत और बेटी प्रिया स्वयं ही इतने समझदार और ईमानदार थे पढ़ाई और करियर के प्रति कि वे हर दिन आगे ही आगे बढ़ते जा रहे थे। रजत मुंबई के एक अच्छे कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था और प्रिया लखनऊ में उनके पास ही रहकर ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर की पढ़ाई और मैनेजमेंट कोर्सेज की पढ़ाई के लिए प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रही थी। कहाँ चला गया रजत कॉलेज से? घर के लिए भी चला होता तो अब तक फ़ोन आ गया होता उसका। सरप्राइज़ देने की उसकी आदत नहीं है। उसका प्रोग्राम निशा को पहले से ही पता रहता था, तरह तरह की फरमाइशों के साथ। मम्मा यह बनाकर रखना, वह तैयार रखना, वगैरह वगैरह। कॉलेज से जो फ़ोन आया था उसके अनुसार रजत परसों रात डिनर के समय हॉल में दिखा था। वहाँ से वह अपने रूम पर चला गया था। उसके बाद किसी ने उसे नहीं देखा था। कल सुबह भी जब उसके फ्रेंड्स को वह नहीं दिखा तो वे चिंतित हुए, और लंच के समय भी वह जब नहीं आया तब दोस्तों ने कॉलेज अथॉरिटीज़ को सूचित किया। सभी परेशान हो उठे। कॉलेज वालों ने पहले रजत के लोकल गार्जियन और परिचितों को, जिनके फ़ोन नंबर उनके पास थे, संपर्क किया, किंतु वहाँ भी रजत के न होने की बात पता चलते ही कॉलेज वालों ने रजत के घर पर उसके वहाँ न होने की बात फ़ोन पर बताई और यह इंक्वायर किया कि कहीं वह घर तो नहीं चला गया है। बस तब से ही निशा, सुमित और प्रिया परेशान थे, बेचैन थे। रजत ने घर पर कोई फ़ोन नहीं किया था, सो वे उसके फ़ोन की या उसके स्वयं घर आने की पल पल प्रतीक्षा कर रहे थे। उनका मन आशंकाओं से घिर गया था। रजत का मोबाइल बराबर स्विच ऑफ जा रहा था। ऐसा तो कभी नहीं होता था कि दिन भर में उसका एक भी फ़ोन ना आए। फिर आज तो दूसरा दिन था जब ना उसने फ़ोन किया और ना ही उससे फ़ोन पर संपर्क हो सका। निशा से उसकी बात परसों रात लगभग 8 बजे हुई थी, यानी डिनर टाइम के तुरंत पहले। बातचीत में कुछ भी असामान्य नहीं था। फिर क्या हो गया? कहाँ चला गया रजत? उस दिन और इंतज़ार कर अगले दिन सुमित अपने एक मित्र के साथ मुंबई चले गए रजत के कॉलेज।
यहाँ निशा और प्रिया का रो रो कर बुरा हाल था। कॉलेज जाकर भी कुछ पता नहीं चल सका। रजत के मित्र, उसके टीचर्स और कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन सभी परेशान थे। तमाम पूछताछ से भी कुछ पता नहीं चला। रजत का कमरा खुला था, सामान सब व्यवस्थित था, कहीं कोई नोट नहीं, कहीं कोई सुराग नहीं। केस पुलिस को दे दिया गया। सुमित कई दिन वहां रुके रहे। जब कुछ पता ना चल सका तो घर वापस आ गए। कहाँ चला गया रजत? जमीन खा गई उसे कि आसमान निकल गया? उसका किसी से बैर नहीं था। बेहद सरल और सौम्य स्वभाव वाले रजत के अच्छे व्यवहार की सभी तारीफ कर रहे थे। यदि उसका अपहरण भी हुआ तो कोई तो कारण होना चाहिए था। कहीं से किसी ने कोई ऐसा संपर्क नहीं किया था कि अपहरण की बात सोची जा सकती। समय बीतता गया। घंटे दिनों में, दिन महीनों में बदलते गए, किंतु कुछ पता न चला रजत का। तमाम ज्योतिषियों, पीर, औलियाओं से संपर्क किया गया। सब कहते जहां भी है सुरक्षित है। कोई बोला 15 दिन में लौट आएगा, किसी ने कहा महीने भर में, तो किसी ने 1.5 महीने में। पर किसी की भी बात सच नहीं हुई। इस बीच सुमित कई बार मुंबई हो आए, किंतु निराशा ही हाथ लगी। पुलिस और खुफिया तंत्र भी रजत का पता लगा सकने में नाकामयाब रहे। रजत के साथ कुछ भी तो ऐसा प्रतिकूल नहीं जुड़ा था कि उसके गायब हो जाने के संबंध में कोई सुराग मिलता। थक हार कर इन्वेस्टिगेट कर रहा तंत्र भी ढीला पड़ गया था। रजत के इस तरह से गायब हो जाने से निश्चय ही निशा, सुमित, प्रिया और अन्य परिवारजन सदमे की स्थिति में थे। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, रजत के मिलने की आशा भी धूमिल पड़ती जा रही थी। परिवारजन, शुभचिंतक, मित्र आ आकर जा चुके थे। घर में थे निशा, सुमित और प्रिया। हर समय जीवंत रहने वाले घर में जैसे जीवन ही नहीं रह गया था। घर में हर समय सन्नाटा पसरा रहता था। हमेशा हर तरह से व्यवस्थित रहने वाली निशा पूरी तरह से अव्यवस्थित हो गई थी। रजत को गायब हुए 2 महीने से अधिक हो रहे थे। सुमित और प्रिया ने तो कुछ कुछ खुद को संभाल लिया था। सुमित ने ऑफिस और प्रिया ने कॉलेज जाना शुरू कर दिया था। किसी के होने न होने से जिंदगी थमती नहीं है। हाँ, जिंदगी की रवानगी में जरूर फर्क आ जाता है। इस समय सुमित के घर का हर सदस्य अवसादग्रस्त था। सुमित और निशा तो धीरे धीरे ही सही इस स्थिति से बाहर आने का प्रयास कर रहे थे, किंतु निशा की स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। रोते रोते आंखों के आंसू सूख गए थे, पर खत्म नहीं हुए थे। उसकी आंखों में हर पल प्रतीक्षा थी अपने जिगर के टुकड़े के वापस आ जाने की। उसके दिल ने कभी यह माना ही नहीं कि ऐसा भी हो सकता है कि रजत अब कभी वापस न लौटे। वह आएगा, जरूर आएगा। दृढ़ विश्वास था उसे, और उसका यह विश्वास उसे सुमित, प्रिया और सारी दुनिया से दूर कर गया था। रजत के ना मिलने की सूचना के बाद से निशा का अधिकतर समय फोन के साथ पूजा के स्थान पर बीतता। वह बार बार अपना मोबाइल चेक करती कि कहीं कोई कॉल मिस तो नहीं हो गई या फिर कोई मैसेज तो नहीं आया है। सुमित और प्रिया के मोबाइल ठीक तो हैं, वह पूछती रहती। हर समय वह गुमसुम रहती, पर उसके कान सजग रहते कि कहीं कोई फोन तो नहीं बजा, कहीं गेट तो नहीं खटका। रात रात भर वह जागती बैठी रहती।
बैठे बैठे ही झपकी आ जाती तो आ जाती। उसे न भूख लगती न प्यास, न नहाने का कोई समय था, न कपड़े बदलने की चिंता। घर में क्या हो रहा है, खाना बना नहीं बना, सुमित प्रिया ने कुछ खाया नहीं खाया, उससे कोई मतलब नहीं था। वह बस पुराने एल्बम्स में रजत की फ़ोटो देखती रहती या फिर ख़ास मौक़ों पर बने वीडियोस में रजत को खोजती रहती। बोलती भी तो बस उसकी ही बातें करती। सुमित और प्रिया रजत के दुख से तो दुखी थे ही, निशा की हालत से वे बेहद चिंतित थे। समय बीतता जा रहा था, रजत का कुछ पता नहीं चल रहा था। लगभग 4 महीने बीत चुके थे इस घटना के, जब एक दिन एक संभ्रांत महिला एक कृशकाय किंतु आकर्षक लड़की को लेकर सुमित के घर आई। जैसा उन्होंने बताया, वे मुंबई से केवल सुमित और निशा से ही मिलने आई थी। वे रजत को जानती थी। उनकी बातों से जो पता चला वह यह था कि किसी समारोह में रजत की मुलाकात उस लड़की से जिसका नाम हेमा था हुई थी। उस लड़की में रजत ने जो भी देखा हो, वह लड़की उसके दिल में बस गई। हेमा को भी रजत अच्छा लगा था। रजत और हेमा मिलते रहे। इस बात की खबर जब हेमा के पिता को हुई तो उनके क्रोध की सीमा न रही। हेमा एक सामान्य परिवार की लड़की थी, जहां पिता का शासन तानाशाही की हद तक था। रूढ़िवादी सोच वाले हेमा के पिता को बेटी का यह कदम उच्छृंखलता लगा था, जिसे वह कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। हेमा ने जब रजत को यह सब बताया तो रजत ने हेमा के पिता से मिलने का साहस किया और मिलकर कहा कि वह हेमा का हाथ थामना चाहता है और वह अयोग्य नहीं है। साथ ही यह भी कहा कि उसे विश्वास है कि उसके मम्मी पापा हेमा को सहर्ष स्वीकार कर लेंगे बहू के रूप में। किंतु हेमा के पिता अपने फैसले पर अटल थे। वे अपनी बेटी का विवाह अपनी पसंद से, अपने मानदंडों के अनुसार करना चाहते थे, बस। और उन्होंने रजत को हेमा से आइंदा ना मिलने की हिदायत भी दे दी थी। रजत का दिल टूट गया था, किंतु फिर भी वह निराश नहीं हुआ था। उसे यकीन था कि हेमा उसके साथ है और आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा। किंतु हेमा में उसका साथ देने की हिम्मत नहीं थी। ना तो वह पिता को मना सकती थी और ना उनकी इच्छा के विरुद्ध जा सकती थी। जब हेमा ने यह बात रजत को बताकर यह कहा कि यह उनकी आखिरी मुलाकात है, तब वह निराश हो गया और उस गहन निराशा में उसने वह कदम उठाया था जो आज 4 माह बाद भी सुमित के मन में चलती बुझती आशा की मध्यम लौ को पूरी तरह बुझा गया था। हेमा ने अपने पर्स में से सहेज कर रखा हुआ एक कागज निकालकर कांपते हाथों से सुमित को दिया। सुमित ने कागज खोलकर देखा। रजत की लिखावट पहचानते उन्हें देर न लगी। यह एक पत्र था जो रजत ने निराश होकर हेमा को लिखा था, उसी रात जिस रात आखिरी बार वह डाइनिंग हॉल में दिखा था। उसने लिखा था कि जब तक तुम्हें यह खत मिलेगा, मैं समुद्र की अतल गहराइयों में समा चुका हूँगा। काश कि तुमने मेरा साथ दिया होता। ओ रजत, कहता सुमित फबक कर रो पड़ा था। किस भावावेश में तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया। अरे बेटा, हम पर तो भरोसा किया होता, हमसे तो शेयर किया होता। सुमित के आंसू थम नहीं रहे थे।
तभी प्रिया ड्राइंग रूम में आई। पापा की यह हालत और घर में दो अजनबियों को देखकर वह घबरा गई। सुमित ने रजत का पत्र उसकी ओर बढ़ा दिया। खत पढ़ते ही प्रिया सब कुछ समझ गई। आंसुओं की अविरल धारा बह चली उसके कपोलों पर। पापा के गले लग वह फूट पड़ी। पर तभी अचानक सुमित ने संयत किया खुद को और प्रिया को भी। वह तो अच्छा हुआ कि निशा अंदर ही थी। यदि उसे पता चल गया तो क्या होगा उसकी आशा का, क्या होगा उसकी प्रतीक्षा का। शायद वह यह सच बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। नहीं नहीं, निशा को कुछ भी पता नहीं लगना चाहिए। कहीं हम निशा को भी न खो दें। और सुमित और प्रिया ने दिल पर पत्थर रख लिया। हेमा की मां ने बताया कि डाक द्वारा मिला था उन्हें यह खत। हेमा इसे पुलिस के हाथों देना चाहती थी, किंतु पिता ने समाज और पुलिस की पूछताछ के डर से उसे ऐसा नहीं करने दिया। बस उस दिन से हेमा का खाना पीना छूट गया था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, वह सदमे में थी। उसके कारण रजत दुनिया से चला गया, यह सोच सोच वह अवसादग्रस्त थी। न दवाओं का असर था, न दुआओं का। वो बस एक बार रजत के मम्मी पापा से मिलकर माफी मांगना चाहती थी। और अंत में हार कर हेमा की मां को उसे यहां लेकर आना पड़ा था। हेमा और उसकी मां थोड़ी देर बाद ही चली गईं। उनका उसी दिन का वापसी का आरक्षण था। सुमित ने जानबूझकर निशा को उनसे नहीं मिलवाया था। रजत अब इस संसार में नहीं है, इस सच को सुमित और प्रिया ने निशा से छिपा लिया था। जिंदगी यूं ही चलती रही। प्रिया को निशा ने आगे पढ़ाई के लिए बाहर नहीं जाने दिया। उसके मन में भय समा गया था कि कहीं बेटी के साथ भी कुछ हादसा ना हो जाए। प्रिया ने वहीं रहकर पढ़ाई की और ठीक ठाक जॉब भी मिल गया उसी शहर में उसे। बाहर और अच्छे ऑफर थे, पर वह गई नहीं। पर कब तक? एक दिन तो उसे मम्मी पापा को छोड़कर जाना ही था। सुमित अब प्रिया के विवाह के बारे में सोच रहे थे, किंतु जब भी वे इसका जिक्र निशा से करते वह ध्यान न देती, टाल जाती। और जब सुमित ने प्रिया की सहमति से एक सुयोग्य लड़के की तलाश कर ली और निशा को इस विषय में बताया तो वह बिफर पड़ी। आपको तो बस बेटी की शादी की पड़ी है। अरे उसका एक भाई भी है, उसे तो आ जाने दीजिए। रजत के बिना आए उसकी शादी नहीं होगी। सुन रहे हो ना सुमित? निशा का स्वर जैसे कहीं दूर से आ रहा था, जैसे वह वहां थी ही नहीं। निशा, होश में आओ, तुम्हारा रजत अब इस दुनिया में नहीं है। लगभग चीख पड़ा था सुमित। क्या क्या कहा आपने? खबरदार जो ऐसी वैसी बात मुंह से निकाली। बेसुध निशा बोली। ओह, यह क्या किया मैंने? सुमित ने सोचा। पर शायद अब सच को छिपाना उचित नहीं। और सुमित ने निशा को लगभग झिझोड़ते हुए कहा, हाँ निशा, मैं सच कह रहा हूं। रजत हमें छोड़कर चला गया है, हमेशा हमेशा के लिए। झूठ बोल रहे हो तुम। निशा अवाक सुमित को देख रही थी। मैं सच कह रहा हूं निशा, यह देखो अपने रजत का पत्र। और रजत का पत्र सुमित ने निशा के हाथ में रख दिया। एक ही प्रवाह में निशा ने पत्र पढ़ डाला और सीने से खत लगाकर रो पड़ी। वह रोती रही, रोती रही, रोती रही।
रोते रोते निढाल हो गई वह। पहले से निस्तेज चेहरा काला पड़ गया। उसका रजत अब कभी नहीं लौटेगा। उसकी प्रतीक्षा थम गई थी। एक गहरे खालीपन का एहसास समा गया उसके हृदय में। दुख के एक सागर से निकलकर वह दूसरे सागर में जा गिरी थी। दोनों की गहराइयों की कोई थाह नहीं थी, पर एक में थी उसके साथ प्रबल आशा और दूसरे में थी घोर निराशा। उसकी आशा टूट गई थी, निराशा में वह डूब गई थी। आशा उसे जो हैं उनसे दूर कर उसके पास ले गई थी जो नहीं है। निराशा उसे जो नहीं है के पास से उनके करीब ला रही थी जो प्रत्यक्ष सामने थे। आज निराशा आशा पर भारी पड़ रही थी। बेटा उसके पास नहीं था, किंतु बेटी और पति उसके पास थे। जिंदगी का एक हिस्सा उससे बिछड़ गया था, पर बाकी हिस्से सामने थे। वह धीरे धीरे जिंदगी के इन हिस्सों से फिर से जुड़ने लगी थी। उसके सीने में दर्द आज भी था, आंखों में आंसू आज भी थे, पर उनमें अब किसी की प्रतीक्षा नहीं थी। तो यह थी मेरी कहानी, अंत एक प्रतीक्षा का। आशा है पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे इसी चैनल पर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।